चलिए आरंभ गुरु में आपका स्वागत है और आज से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। एडुटेरिया का 6 मंथ का करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाली है किसमें आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखिए ये 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है जनवरी से लेके 1 जुलाई तक का है। अगर उसके बाद कुछ नियुक्तियाँ होती हैं तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ये जो करंट अफेयर्स रहेगा आने वाले बिहार के ऑल एग्ज़ाम और इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से ये पूछे जाएंगे जिसमें करंट अफेयर्स का योगदान होता हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपका समय ना बर्बाद करते हुए एडुटेरिया का 6 मंथ करंट अफेयर्स पार्ट 1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2021 में जो की गई नियुक्तियां हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो एयर मार्शल जो नए नियुक्त हुए हैं, एयर मार्शल विवेक राम जौहरी जी नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? विवेक राम जौहरी जी। विवेक राम जौहरी जी हमारे नए एयर मार्शल नियुक्त हुए हैं। नए जो न्यायमूर्ति नियुक्त हुए हैं 48वें नंबर को, उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। क्या नाम है? एन.वी. रमन्ना। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगले हमारे जो अरुण कुमार मिश्रा को अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानव अधिकार का नया 8वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का 8वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? अरुण कुमार मिश्रा जी को। किसको? अरुण कुमार मिश्रा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण कुमार सिंह, देखिए बीपीसीएल के नए अध्यक्ष प्रबंधक और सीएमडी नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह को। वो अरुण कुमार मिश्रा हैं, मानव आयोग के अध्यक्ष हैं। इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अरुण कुमार सिंह जो हैं बीपीसीएल के अध्यक्ष प्रबंधक और सीएमडी नियुक्त हुए हैं। ये इनका नाम अरुण कुमार सिंह है, उनका नाम अरुण कुमार मिश्रा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, इनको क्या दिया गया है? इनको सीबीडीटी के तीसरे 3 महीने के अतिरिक्त कार्यभार बढ़ाया। मतलब ये जो ये पहले से भी इसके सीबीडीपी के अध्यक्ष थे, अब इनका कार्यभार 3 महीने के लिए और इनका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब सीवीसी कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। हमारे जो नए सीवीसी बने हैं कौन बने? सुरेश एन पटेल हमारे नए सीवीसी बने हैं। कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। संजीव कुमार संजीव कुमार को क्या बनाया गया? एआईआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किनको? संजीव कुमार को याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद हो जाए। तो क्यों कौन बने हैं? संजीव कुमार बने हैं। क्या बने हैं? हमारे नए क्या बने हैं दोस्तों? हमारे जो नए बने हैं एआईआई के अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल भी प्रॉब्लम आती रहेगी क्योंकि नया नया हम लोगों को इसमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी हम लोग लाइव भी मिलेंगे, आप लोग का अगर साथ रहा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। सुशील चंद्रा को 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा, अब सुनील अरोड़ा नहीं है, सुशील चंद्रा हमारे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। याद रखिएगा, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। कौन? हमारे सुशील चंद्रा। याद रखिएगा, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त। और इस चुनाव आयोग का जो हमारा जो आप देखते हैं आर्टिकल, अब मैं देखता हूँ अगर कहीं ब्लैंक मिल जाए तो ब्लैंक, हाँ ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा आर्टिकल है ART, आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक हमारे क्या है क्या नाम है इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है आर्टिकल में। और हमारे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तीनों मिला के टोटल 3 होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, और तीनों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? सुशील चंद्रा बने। कौन बने? सुशील चंद्रा बने। अनूप चंद पांडे
अनूप चंद पांडे को अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार दिया गया। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुशील चंद्रा, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त कौन बने? अन्य चुनाव आयुक्त बने सॉरी अनूप चंद पांडे। अनूप चंद पांडे क्या बने हमारे सॉरी अनूप चंद पांडे हमारे नए चुनाव आयुक्त बने। क्या बने? हमारे नए चुनाव आयुक्त बने। कौन बने? अनूप चंद पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त अगर बोले तो कौन बने? सुशील चंद्रा बने। अगर चुनाव आयुक्त बोले तो कौन बने? अनूप चंद पांडे बने। अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं अगले देखिए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, कौन हो गए? सुशील चंद्रा हो गए, ठीक। दो अन्य चुनाव आयुक्त भी तो होते हैं ना, एक मुख्य होता है, दो अन्य होता है। तो पहले कौन है? अनूप चंद पांडे है, दूसरे कौन है? राजीव कुमार है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीवी नरेंद्रन को सीआईआई का नया अध्यक्ष चुना गया है 2021-22 के लिए, ठीक। वर्तमान में ये क्या नाम है, टाटा स्टील के भी सीईओ हैं। एसएन रमन सिडबी के नए अध्यक्ष बने, चेंज हो गए हैं, याद रख लीजिएगा। लघु एवं विकास बैंक बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। सिडबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में, याद रखिएगा, लखनऊ में। और इसके जो नए अध्यक्ष बने एस रमन्नन। क्या बने? एस रमन्नन। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, तो आपको दोबारा वीडियो की देखने की जरूरत ना हो। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप आई होप आपको ये पूरा रेडी हो जाएगा। अधिरंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वही हैं, बस रिपीट कर लीजिएगा कि अधिरंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, बस याद रख लीजिएगा। देखिए कुछ जो क्या नाम है उच्च न्यायालय के जो हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन वी रमन्ना हमारे क्या नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। एन वी रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, लेकिन उसके साथ साथ जो 8 राज्य हैं, ठीक, कई राज्य हैं, बोल देते हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 राज्यों के जो हमारे जो वो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, उनको भी बदला गया है। तो पेलुगन वेंकटेई संजय कुमार मणिपुर के चेंज हुए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के बने हैं। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट के क्या बने हैं? जस्टिस बने, चीफ जस्टिस बने हैं। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम के बने हैं, ठीक। और सुधांशु धूलिया गुवाहाटी के हाई कोर्ट के जज बने हैं। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट के जज बने हैं। मोहम्मद रफ़ीक कहाँ बने? मध्य प्रदेश के जज बने हैं। अगर इसको आप 2-3 बार देख भी लीजिएगा, फिर उसके बाद आप क्या नाम है, आपको ये 100% याद हो जाएगा। देखिए एम गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। कौन बने? एन गणपति राष्ट्रीय हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं, ठीक। एम गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। कौन बने? एनएसजी के महानिदेशक हमारे कौन बने हैं? एन बी गणपति। कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं? कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। ऊपर ही देखते हुए चलते हैं, फिर वापस आने की क्या जरूरत है। सिद्धांत मोहिंते भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंधक बने हैं। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में, याद रख लीजिएगा। टीवी रविशंकर आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। आपको जैसा मैं बता दूं कि एक गवर्नर होता है और 4 अन्य गवर्नर होते हैं, टोटल कुल मिला के 5 होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नए गवर्नर कौन बने हैं आरबीआई के, तो कौन बने हैं? टी रविशंकर बने हैं। जनरल तरुण कुमार आइच को राष्ट्रीय एनसीसी के महानिदेशक का कार्यभार दिया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है। जगदीप भटनागर को पीआईबी के प्रधान निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ले जनरल चंडी प्रसाद मोहिंते को वाइस चीफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? वाइस चीफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप चंद्रन नायर को, देखिए कुछ जो ये चीज़ें हैं बताने के लिए, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, ये साइड वाला जो आप देख रहे हैं, विभिन्न देशों में भारत के उच्चायुक्त और जो राजदूत नियुक्त किए गए, इनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। प्रदीप चंद्रन राफेल्स के महानिदेशक बने। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए निदेशक बने। NSN सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष बने। NS सुब्रमण्यम। और हिमा दास
हिमा दास को असम के डीएसपी पद के लिए नियुक्त किया गया था और इन्हें ही डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम की नए डीएसपी के पद में किसको नियुक्त किया गया था? तो हिमा दास को। इन्हें क्या डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ क्या है, विभिन्न संगठन और उनकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसे कि मान लीजिए कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो रेखा एम मेनन बनी है। रेखा एम मेनन नेस्कॉम की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला। विनीत अग्रवाल वाणिज्य उद्योग और एचएसएल के नए अध्यक्ष बने हैं। और अमिताभ कांत नीति आयोग के पुनः सीईओ नियुक्त किए गए हैं। एक साल में इनके कार्यभार में वृद्धि कर दी गई है। 30 जून 2022 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है। आरएस शर्मा को एनएचए और आयुष्मान भारत का सीईओ नियुक्त किया गया है। विनीत अग्रवाल को वाणिज्य उद्योग मंडल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उज्ज्वला सिंघानिया को पिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या है? पिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। रवि कपूर को संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों टीवी का विलय करके संसद टीवी बना दिया गया है, दोनों का नाम रख के। ठीक है। अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अजय सिंह को। सौरभ गर्ग को यूडाई के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। विजय संपाला को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एनएसएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जे वैकेटम को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दुष्यंत चौटाला को याद रख लीजिएगा, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया के बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं। एंडी जेसी के अमेजन के सीईओ के पद में नियुक्त किया गया है। और संजय कपूर को भारतीय अखिल संगठन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रख लीजिएगा। मार्क लिस्टोसोला को टाटा मोटर्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी को। किसको? नरेंद्र मोदी साहब जी को। और हाँ, रेलवे बोर्ड के हमारे जो नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। अब सुनीत शर्मा याद रख लीजिएगा, विवेक यादव नहीं है। अब क्या है? सुनीत शर्मा साहब है। क्या है? सुनीत शर्मा साहब, जो हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012-21 में हमारे जो नियुक्तियां हैं ये बहुत लंबी चलेंगी, तो आप इनको एक एक को पढ़ते हुए चलेगा। जैसे कि नीरज बजाज को ऑटो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आधार पुण्यवाला को व्हीकल लिमिटेड ऑफ चेयरमैन का इंस्टीट्यूट का सीईओ नियुक्त किया गया है। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अभी आप जो बिहार फायरमैन का एग्जाम होने वाला है उसमें ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल रहते हैं, आपको बस एक बार पढ़ के जाना है। सिद्धार्थ सिंह लोमडियास को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा का महानिदेशक नियुक्त किया गया। हर्षवर्धन, जो हमारे आप देख रहे हैं, हर्षवर्धन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। जीपी सिमान को भारतीय सांख्यिकी पद का नियुक्त किया गया है। ONGC के अध्यक्ष प्रभार का कार्यभार सौंपा गया है सुभाष कुमार को। पूनम गुप्ता को नेशनल काउंसिल ऑफ प्लाईवुड इकोनॉमिक न्यूक्लियर की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। आयशा अजीज, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय। इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आयशा अजीज सबसे युवा महिला पायलट बनी है। सबसे युवा महिला पायलट बनी है, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, याद रख लीजिएगा। तो 25 वर्ष की महिला हैं। जो 25 वर्ष में लोग टाइम बर्बाद करते हैं, उस में उन्होंने इतना अच्छा खिताब हासिल किया। 25 वर्ष की आयु में वो क्या बन गई? महिला पायलट बनी है आयशा अजीज, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं वो। ठीक है। जनजाति मामले के सचिव बने हैं कौन? अनिल कुमार झा। VR सुब्रमण्यन को वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है राज्यसभा का। आशीष चंद को FCI के नए अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। सोमा मंडल को सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वही हैं अभी भी। तरुण बजाज को राजस्व विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, जो भारत से बाहर रहने वाले लोगों को नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में। अगर आप लोगों ने पसंद किया तो मैं इसको पूरा भी करा दूंगा, मास्टर वीडियो बनाना पड़े चाहे कुछ भी बनाना पड़े। अगर आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर है कि आप लोग किस तरीके का रिस्पांस देते हैं, उसी के हिसाब से मैं वीडियोस को बनाऊंगा।
अन्यथा मेरा मेहनत करना व्यर्थ है, क्योंकि अगर आप देखते नहीं हैं तो फिर मेरे बनाने का फ़ायदा क्या है। ठीक, तो आप क्या काम करिएगा, इस वीडियोस को पूरा देखिएगा, ताकि और ऑनलाइन ही देखिएगा। ठीक, आपसे कुछ चार्ज तो लिया नहीं जा रहा है, आपसे केवल अनुरोध किया जा रहा है कि आप क्या करिए, हमारे वीडियोस को ऑनलाइन देखिए और कम से कम पूरा देखिए, 1 मिनट देख के मत रख दीजिए। देखिए, राजीव सिंह डिसाले को विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। रणजाती पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में। देखिए, इसमें से मैं जो कुछ इम्पोर्टेंट रहता है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। हमें नहीं लगता सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जय शाह को बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में महासचिव बनाया गया। जो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में बीसीसीआई के महासचिव को पद दिया गया। किसको? जय शाह को, अमित शाह के बेटे जो है। यहाँ भाई भतीजावाद चलता रहता है, यहाँ पुत्रवाद चल रहा है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए, ये भी कुछ नियुक्तियाँ हैं जो मुझे लगता नहीं है कि काम की, जो मैं काम की रहेंगी मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करूँगा ही। हाँ, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। देखिए, ये इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या नाम, वर्ष 2021 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन कहाँ के बने। मंगोलिया के नए जो राष्ट्रपति बने हैं, उखना सुरेल सुख मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बनते हैं। नाम थोड़ा अजीब रहता है। और मैं जैसा कि आपको बता दूं कि हमारा जो पेड कोर्स चल रहा है उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 500 पर मंथ है, अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी चीज़ें यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देता हूँ, बस आंसर राइटिंग नहीं करता हूँ। जो टीम है मेरी आंसर राइटिंग नहीं कराती, बाकी सभी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती है आपको। अगर आंसर राइटिंग करना है तो आप वीडियोस हमारे देखिए, उससे सीखिए। 500 रुपये बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि जितना काम अच्छे से अच्छे फ्री में हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि सबकी इकोनॉमी की सबकी आर्थिक स्थिति एक प्रकार की नहीं होती है। तो ठीक है। इजराइल के नए राष्ट्रपति बने इसाक होजोंग। क्या बने? इसाक होजोंग। और प्रधानमंत्री बने नफ्ता बेनेट। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने मार्क रूटे और स्लोवेकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर। सीरिया के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने बशर अल सईद। चौथी बार बने बशर अल असद, चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने। कोसोवे के राष्ट्रपति बने हैं वोजोसा उस्मानी। वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने फाम मिन चिन और राष्ट्रपति बने गुएन यून फुआंग। इटली के नए प्रधानमंत्री बने मारिया ड्रोगे और किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने सादिया जोरोपे। और जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बनते इराइकल गरीबी सिले। इसको आप नोट भी करते रहिएगा। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट, मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको भी आप नोट करिएगा। मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, हो सकता है मेरे से अच्छा नॉलेज आप रखते हो। ईरान के नए राष्ट्रपति बनते हैं कौन? इब्राहिम रईसी। ईरान के नए राष्ट्रपति बनते हैं इब्राहिम रहीसी। पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति बनते हैं मार्सेलो रेबेलो-डा-सोसा। चलिए अगले पे आते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन मिशेल सोमालुकोडे। तंजानिया के नए राष्ट्रपति बनते हैं समानिया सुवोटे। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। युगांडा के नए राष्ट्रपति बनते हैं योवेरी मुसेवेनी। कांगो गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनिस सैसो नगोसे और प्रधानमंत्री बने अनातोले। नाइजर के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद बजूस और प्रधानमंत्री बने हैं ओयुडो महामदो। देखिए, कुछ 2021 में हुए प्रमुख निधन हैं। इनसे क्वेश्चन हमें लगता नहीं है कि पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी इनसे कुछ पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। मेरे हिसाब से तो निधन बहुत कम ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम वगैरह में, तो मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता हूँ वो आपको करा देता हूँ। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप क्या काम करिएगा कि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, उसका आप पीडीएफ से आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से निधन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ही
रेयर केस में पूछे जाते हैं। सतत विकास सूचकांक, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ इनसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत सरकार की जो प्रमुख रिपोर्टें होती हैं, जो नीति आयोग के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर भारत के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली जाती हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे सतत विकास लक्ष्य में भारत सूचकांक, विकास लक्ष्य में भारत का सूचकांक है 2020-21 में। देखिए प्रथम स्थान पे केरल है अगर भारतीय राज्यों की बात करें तो, और द्वितीय स्थान पे कौन है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से। तृतीय पे है गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। और सबसे अंतिम पायदान पे जिससे उम्मीद की जा सकती है वही लोग हैं बिहार, जैसे कि हम बिहार का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं और उम्मीद भी बिहार से यही की जा सकती है। यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार से यही उम्मीद की जा सकती है। ये लोग हमेशा लास्ट में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं, हमेशा चीज़ों को बर्बाद करते हैं। अनीमिया मुक्त भारतीय सूचकांक 2020। तो अनीमिया मुक्त, देखिए मालूम है यह स्वास्थ्य परिवार कंट्रोल मंत्रालय यूनिसेफ की है। यह अनीमिया मुक्त सूचकांक मध्य प्रदेश का कहा रहा है दूसरी बार लगातार। देखिए प्रथम स्थान पे कौन रहा है, मध्य प्रदेश 6.41 अंकों के साथ। द्वितीय स्थान पे उड़ीसा रहा है 59.3 अंकों के साथ। तृतीय स्थान पे हिमाचल प्रदेश रहा है। और फिर उसके बाद हम आगे होते हैं भ्रष्टाचार, भारत नवाचार, सॉरी भ्रष्टाचार मैंने बोल दिया, भारत नवाचार, ठीक। भारत नवाचार में हम आपको बात करते हैं किसके बारे में, कर्नाटक के बारे में। प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला है, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के संस्करण के नीति आयोग फॉर इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव मिलकर जारी करते हैं। नीति आयोग और कौन, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किसको मिला है, कर्नाटक को मिला है। और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को मिला है। अंतिम स्थान बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में PGI 2019 में इम्पॉर्टेंट नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो काम का है हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। हाँ देखिए यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11वां संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया है, पश्चिम बंगाल में मनाया गया है, ठीक। रजत महोत्सव कहाँ मनाया गया है, उड़ीसा में मनाया गया है। कलवर पक्षी महोत्सव जमुई बिहार में मनाया गया, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार जमुई बिहार में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, सिद्धार्थनगर यूपी में मनाया गया है। राष्ट्रीय स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, झांसी के यूपी में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया, लखनऊ में मनाया गया है। केला महोत्सव कुशीनगर में मनाया गया है। बिहू महोत्सव असम में मनाया गया है। चाय महोत्सव असम में मनाया गया है। शिल्प पाल ग्राम महोत्सव असम में मनाया गया है। शिमोगामी महोत्सव 2021 गोवा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऋषिकेश में मनाया गया जो उत्तराखंड में पड़ता है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। कंचोट महोत्सव जम्मू कश्मीर में, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में और तोशिली राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। तोशिली राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है दोस्तों, उड़ीसा में मनाया गया, ठीक। अगला जो हम देखते हैं आइस ग्लोबिंग क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ मनाया, लेह में मनाया गया है। अटकुल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया गया। पोंगल जाहिर सी बात है एक जो फसल कटने का टाइम होता है उसमें ये त्यौहार मनाया जाता है केरल में। तो सांकेन महोत्सव जल उत्सव कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। चलिए अब आगे आते हैं, समझौते जो हुए हैं कुछ भारत सरकार के 2021 में इनसे देखते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं देखता हूँ कुछ और जो जिनसे क्वेश्चन पूछ। हाँ देखिए बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों का, ठीक। इम्पॉर्टेंट हो जाता है बजट, क्योंकि बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बिहार का बजट हो चाहे भारत का। आम बजट 2021-22 में भारतीय मंत्री निर्मला सीतारमण, आम बजट 21-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया गया। और बजट को 2021-22 में भारत में पहला पेपरलेस बजट था। याद रख लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा क्या नाम है पेश किया गया था, तो किसके द्वारा, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा, ठीक। इस बजट में को लाल कलर के कपड़े में टैबलेट में लाया गया था। ये कवर लाल कलर का कपड़ा था, ठीक, एक लाल कलर का कपड़ा था और उसको टैबलेट में टैबलेट उसके अंदर लपेटा गया था, उसमें ये इसको प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि बजट जो पेश किया जाता है लाल चमड़े के थैले में लेके आया जाता था पहले, लेकिन ये पहला डिजिटली बजट था।
बजट 2021-22 की थीम आत्मनिर्भर भारत थी। क्या थी? बजट 2021-22 की थीम आत्मनिर्भर भारत थी। इस वर्ष बजट के अनुसार हमारे इतिहास में पत्थरों हाँ, इस बजट के अनुसार वर्ष 2021 में हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण मील के पत्थर का वर्ष है। आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कब? 2022 में। और ये भारत में गोवा का विलय हुआ था 60वां, और अगर उसको भी पूरे हो जाएंगे 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध को भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना भी का भी वर्ष होगा, और चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च किया जाएगा अगले साल। ठीक, तो हरिद्वार का कुंभ भी होगा। तो इसलिए हमारा जो @ आप जानते होंगे नीति आयोग द्वारा एक चलाया जा रहा है @75, तो मतलब 75 साल हमारे पूरे हो जाएंगे भारत की आज़ादी को 2022 में। तो उसमें कई सारी योजनाओं का प्रसारित किया जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल राजस्व प्राप्तियां, मतलब कुल हमारा जो 34.83 लाख करोड़ रुपए जो क्या था? बजट था। ठीक, कुल प्राप्तियां कितनी थी? 34 करोड़ 83 लाख 236 हजार करोड़ रुपए था। ठीक, 236 करोड़ रुपए था। जो रेवेन्यू प्राप्तियां कितनी थी? 1788,424 करोड़ रुपीस, और पूंजी प्राप्तियां कितनी थी? 1694,812 करोड़ रुपए थी। और कुल खर्च कितना हुआ? ले दे के दोनों बराबर ही हो गया। याद रख लीजिए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि होता क्या है, कुल राजस्व प्राप्तियाँ और कुल पूंजी प्राप्तियाँ, हमें विदेशों से कितना योगदान मिला और हम लोगों ने कितना खर्च किया, उन सभी को निकालने के बाद जो हम प्लस माइनस करते हैं उसको क्या करते हैं? कुल प्राप्तियाँ, उसको क्या नाम है? बजट का घाटा कहते हैं। ठीक, कि हमारा कितना नुकसान हुआ, ठीक, उसी को कहते हैं। राजकोषीय घाटा हमारा जीडीपी का 9.5% रहा, और 2021-22 में जीडीपी 6.8% की दर से ग्रोथ करने की उम्मीद है, और राजस्व घाटा 7.5% और जीडीपी 5.1% रहने का अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा 6.3% और जीडीपी में का ये अगला अनुमान है 4.1% रहेगा। प्राथमिक घाटा 5.9% और जीडीपी का 3.1% रहने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक राजस्व घाटे को जीडीपी में 4.5 तक लाना है। देखिए सरकार का जो लक्ष्य है कि 2025-26 तक जो राजकोषीय हमारा जो घाटा इस समय बढ़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको 4.5% तक लाने का है। जैसे कि आप देख ही रहे 9.5%, 7.5% और क्या नाम है 6.5%, 5.9%। राजस्व घाटा हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने का लक्ष्य है सरकार का 2025-26 तक। ठीक, अब देखिए कहाँ कहाँ से पाया जाता है, रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। देखिए हम लोग सबसे ज़्यादा अगर रुपया कहीं से प्राप्त करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा उधार के रूप में प्राप्त करते हैं और सबसे ज़्यादा ब्याज भी उसी में चुका देते हैं। ठीक, ये एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि सबसे ज़्यादा हमें पैसा कहाँ से मिलता है, तो उधार मिलता है, जो वर्ल्ड बैंक दे दिया, IMF दे दिया। बेसिकली IMF तो मुद्रा को संतुलन करने के लिए लोन देता है, वर्ल्ड बैंक हो गई, ADB हो गई, जो हमें उधार प्राप्त होते हैं विदेशों से, उसमें हमें सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा ब्याज भी उसी का हम लोग चुकाते हैं, याद रख लीजिएगा। रुपया कहाँ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ब्याज के रूप में ही हम लोग चुकाते हैं और सबसे ज़्यादा पाते भी कितने हैं? लोन के रूप में। बजट 2021 में कुल 6 पिलर थे और उस कुल 6 पिलर थे। न्यूनतम सरकार का शासन, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, स्वास्थ्य और कल्याण की बातों पर ध्यान देना, नव परिवर्तन और अनुसंधान का विकास करना, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी का अवसंरचना का विकास करना, मानव पूंजी के नव जीवन का संचार करना और कांक्षी भारत के लिए समावेशी व्यवस्था करना। ये कुल 6 पिलर थे, याद रख लीजिएगा। ये 6 पिलर थे, इनसे को ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, बाकी आप खुद रीड कर लीजिएगा। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण है ये, मैं देख लेता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे है ये 2020-21 का। आप बिहार का पढ़िएगा, क्योंकि ये अगर UPSC वगैरह का, UPPCS वगैरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बिहार में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये स्किप करता हूँ। आप खुद भी मत पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई मनाही नहीं है, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये इकोलॉजी का भी मुद्दा है, ज्योग्राफी का भी मुद्दा है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से एकदम। श्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, ये भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। ये पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 5 स्टार 6 स्टार जितना स्टार लगा सकते हैं लगा दीजिए आप लोग, ठीक है।
तो सीवी विल्लुपुरम मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना है, याद रखिएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान को भारत का 52वां एवं चौथा राजस्थान का टाइगर रिजर्व नियुक्त किया गया। देखिए 52वां टाइगर रिजर्व अगर पूछे तो कौन सा बना है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है और ये राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, याद रख लीजिएगा। और कहाँ पे है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान में, ठीक। अब जैव विविधता, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैव विविधता को संरक्षण में ध्यान में रखते हुए भारत में जनवरी 2021 में फ्रांस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया। यूएन में विश्व बैंक के सहयोग के द्वारा उद्देश्य क्या है इसका कि जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य क्या है। देखिए पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु केंद्रित करना, कि पृथ्वी के सभी लोगों को जैव विविधता की सुरक्षा की ओर केंद्रित करना। थीम क्या थी, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण बिंदु था। कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए 2021 में इस तरह का यह चौथा सम्मेलन था। पहला सम्मेलन 2021 में पेरिस में हुआ था। वह था जो 20 में शामिल की गई महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ। हाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखिए ये 100% इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो टाइगर रिजर्व से मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको ये महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों से मिल सकते हैं। तो इस पर हम लोग जरूर बात करेंगे, क्योंकि देखिए मालूम है इससे क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये इकोलॉजी का मुद्दा है, एक तो आपको एक नई नियुक्तियां हैं, एक तो कुछ जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की जा रही है यूनेस्को की, जैसे कि अभी धौलावीरा और रामपिलम मंदिर तेलंगाना का और धौलावीरा गुजरात का, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की। तो इन सब से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अभी इसमें बोल क्या रहा है कि भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ देखिए होता क्या है कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु ईरान में एक समझौता हुआ था, ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, इसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और 1975 में ये प्रभावी हुआ था। 1982 में शामिल हुआ विश्व 2400 से अधिक रामसर स्थल शामिल हैं। विश्व में कुल मिला के 2400 से भी अधिक रामसर स्थल शामिल हैं, ठीक है, ईरान के ये रामसर साइड में। तो 2021 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमियों में कुल संख्या 42 हो गई है, कि भारत में जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी संख्या टोटल 42 हो गई है। तो अभी नए नए कौन से आर्द्र भूमि स्थल को शामिल किया गया है, तो असम कन्वर्जन रिसर्च उत्तराखंड का है, इसको रामसर साइड में शामिल किया गया है। कांवरताल बिहार के बेगूसराय में एक झील है कांवरताल, उसको रामसर साइड में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, उसको भी रामसर साइड में शामिल किया गया है। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में, जिसको उसको भी रामसर साइड में शामिल किया गया है। और लेटेस्ट अगर पूछे ना, एकदम लेटेस्ट जो अभी लद्दाख की है, लोट्सकर आर्द्र परिषद, टोट्स याद रख लीजिएगा, टोट्सोकर आर्द्र भूमि, ये लद्दाख में, नाम थोड़ा अजीब है, याद तुरंत हो जाएगा। लद्दाख की लेटेस्ट आर्द्र भूमि साइड शामिल किया गया है, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक अगर पूछे कि रामसर साइट किस देश की है इसमें, तो रामसर साइट मतलब कि पूछेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश की हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि यूनाइटेड किंगडम की इस स्थल में 175 रामसर सूचियाँ शामिल हैं। और रामसर सूची में शामिल होने वाला ऑस्ट्रेलिया का प्रथम, और रामसर साइट में शामिल होने वाला प्रथम कोई अगर पूछे, झील पूछे या फिर कोई स्थान पूछे, तो आप क्या बोलेंगे, ये कोबर्ग था। क्या था, कोबर्ग था प्रायद्वीप, 1974 में शामिल हुआ था। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट अगर पूछे तो क्या है, सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और सबसे छोटा अगर राम साइट पूछे ना तो रेणुका हिमाचल प्रदेश में पूछता है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल पूछे तो कृत्रिम हरिके बैराज है। क्या है, हरिके बैराज है। चलिए थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। 21 में देखिए तेंदुआ जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है 2018 की। उसके अनुसार सबसे ज़्यादा अगर तेंदुआ पूछे, सबसे ज़्यादा अगर आपसे लेपर्ड पूछे तो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में 3421 के साथ प्रथम स्थान पे। फिर उसके बाद कर्नाटक में है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे तमिलनाडु है और पाँचवें नंबर पे उत्तर प्रदेश और छठे पे बिहार है। छठे पे बिहार है। अगर ये डायरेक्टली इसको आप टिक लगाइए, यूपी PCS और बिहार और PCS वाले इसको टिक लगा लें, ठीक। झारखंड में 46 है, तो इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है। 2014 से 1818 के बीच में तेंदुआ की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। को स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि 2016 से लेके 2014 से 18 के बीच में
जो है तेंदुआ के संरक्षण में या फिर तेंदुओं की आबादी में 80% की वृद्धि हुई है, तो आप क्या बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा दे देगा कि तेंदुओं की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बनते हैं और स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रख लीजिएगा। 2014 से 18 के बीच मैंने आपको बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य भारत के पूर्वी घाट में सबसे सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 8071 है। मैग्रो वनस्पति, देखिए इस पर चर्चा करते हैं। रैंक, अब देखिए मैग्रो वनस्पति के बारे में ये बता रहा है कि वन रिपोर्ट आई है 2019 में, जिसके अनुसार 4975 किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में 0.5% में 2017 की तुलना में मैग्रो वन में वृद्धि हुई 54 किलोमीटर की। जो मैग्रो वन है बेसिकली आप जानते हैं कि वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे डेल्टाएं क्षेत्र होते हैं, वहीं पे मैग्रो वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर प्रथम स्थान पर पूछे सबसे ज़्यादा मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, द्वितीय पे गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पाँचवें पे महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। कुल मैग्रो वन अगर पूछे कि कुल मैग्रो वन पश्चिम बंगाल में अकेले 42.5% का हिस्सा रखता है। जैसे मान लीजिए भारत में 100% है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये 100% है, ठीक। चलिए मैं आपको आगे बता दूंगा कि टोटल मान लीजिए मैं 100% हूँ, ठीक। तो 42% हिस्सा पश्चिम बंगाल का है मेरा, इधर वाला, और वहीं पे सबसे ज़्यादा मैग्रो वन पाए जाते हैं, ठीक। मैग्रो वन की सबसे ज़्यादा कवर करता है, सबसे ज़्यादा गुजरात में कवर करता है 47। मैग्रो वन ज़्यादा वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है 37 वर्ग किलोमीटर की, कहाँ पर, गुजरात में, द्वितीय महाराष्ट्र में हुई है, ठीक। वन संसाधन का आकलन, ठीक। ये वन रिपोर्ट भी 2019 में आई थी, 2021 वाला भी आएगी लेकिन दिसंबर के लास्ट में आएगी, तो 2019 वाला ही आपके काम का है, तो 2019 वाले को ही आप लोग पढ़िए, ठीक है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2, इस पर मैंने वीडियोस भी बनाया है, प्रॉपर एक वीडियोस भी बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा अगर इससे समझ में ना आए तो, ठीक। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है बीपीएससी को स्पेशली ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक ना एक पूछे जाते हैं, तो इसको आप टाइम निकाल के जरूर देख लीजिएगा। आरंभ ग्रुप के चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक। इस रिपोर्ट को पर्यावरण और जलवायु पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2019 में जारी किया गया था। एफएसआई द्वारा, इस रिपोर्ट के एफएसआई द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें भारतीय दूरसंचार रिसेट सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। एफएसआई द्वारा यह 2-2 वर्ष के अंतराल में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। पहला रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। कहाँ? पहला रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी बोलना क्या चाह रहा है कि देखिए देश में सर्वाधिक वनाच्छादित कुल क्षेत्रफल 8, आप याद रख लीजिएगा आंकड़ा, 8.072.6 वर्ग किलोमीटर में है, और क्षेत्रफल में अगर बात करें वन और वृक्ष दोनों को मिला के तो टोटल कितना हो जाएगा, 24.56%। जैसे मान लीजिए कि अगर पूछे कि वनों की संख्या और वनाच्छादन की संख्या पूछे तो अब टोटल कितना है, 24.56%। अगर पूछे केवल वन आच्छादित क्षेत्र कितने हैं, जैसे कि केवल जहाँ पे वन ही वन है, पेड़ ही पेड़ है, कुछ तो हम लोग कृत्रिम भी लगा देते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए सड़क के किनारे किनारे जो लगा दिया जाता है, उनको अगर काउंट कर लेंगे तो 24.56% है। अगर उनको माइनस कर देंगे तो 21.67% है वनाच्छादन में, और 2.89% 2017 से अगर तुलना करें तो कुल क्षेत्रफल में 0.6% की वृद्धि हुई है, ठीक। और वन आच्छादन क्षेत्र वाले शेष राज्य कर्नाटक हैं, ठीक, आंध्र प्रदेश है, केरल है। और सर्वाधिक वन अगर पूछे जाएँ क्षेत्रफल में तो कहाँ पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत में बोले तो मिजोरम में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप याद लीजिएगा क्योंकि ये पुरानी ही रिपोर्ट है, तो आपको इतना तो पता होगा ही, आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। रूस, वन क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने की है, सर्वाधिक वन क्षेत्र शीर्ष पे कौन है, तो रूस है, ठीक है। बाघ जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे पाई जाएगी। टोटल हम लोग को 29 जुलाई को अभी बीता है, हाल फिलहाल में 2 दिन पहले 29 जुलाई, तो 29 जुलाई को टाइगर क्या नाम है, टाइगर डे मनाए के रूप में मनाया जाता है। और क्या नाम है, 29 जुलाई को मैं आपको बता दूं कि क्या नाम है, 2 साल पहले एक रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, 2967 है। कितनी है, 2967 है। 2014 से लेकर 2018 के बीच में 33% की वृद्धि हुई है। 2014 से लेकर
2018 के बीच में कुल 33% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो अब बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा उत्तराखंड में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल 526, कर्नाटक में 524 और टोटल आपका ये जो उत्तराखंड है 422। अगर पूछे टोटल कुल संख्या कितनी है भारत में, तो 2967 बाघों की संख्या है, 2967। ये समझ लीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का देश का पहला बाघ रिजर्व है सबसे ज़्यादा, और 50 बाघ अभ्यारण्य हैं, और दफला मेरी अबोर मिसिमी के नाम से जाना है। भारत कुल बाघ के 63% टारगेट रिजर्व में ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कुल विश्व में 10,000 बाघ है, ठीक, 10,000 बाघ है, तो उसका जो 63% हिस्सा है वो केवल भारतीय में रहता है। ठीक, 63%, हालांकि 10,000 से भी कम है उनकी संख्या, इसीलिए 63% हमारा कितना परसेंट के बराबर हो गया, 3,000 हमारा 63% के बराबर हो गया। तो अब याद रख लीजिए इसी के अनुसार कि 5,000 साढ़े 5,000 के आसपास कुल बाघों की संख्या विश्व में बची हुई है। ठीक है, विश्व की कुल बाघ आबादी का 70% केवल भारत में निवास करते हैं। जैसे सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, विश्व में कुल बाघों की आबादी का केवल और केवल 70% केवल भारत में मिलता है। जैसे मान लीजिए बाघों की कुल आबादी कितनी है, आप पहले परसेंटेज में निकाल लीजिए कि 70%, 3,000 इंटू 70, जैसे कि मान लीजिए 4,000 साढ़े 4,000 के आसपास बाघ है, तो उसमें से 3,000 केवल भारतीय में पाए जाते हैं। वही उसका 70% बताना चाह रहा है। चलिए, लाइट तो आती जाती रहेगी, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अपने क्लास को रोकेंगे नहीं बीच में, क्योंकि एक बार रुक जाता है तो फिर समय नहीं मिलता है कि आपके लिए रिकॉर्डिंग हो पाए, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ विजिबिलिटी हो जाए। आई थिंक थोड़ा विजिबल तो हो रहा हूँगा मैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, अन्यथा समस्याएं बढ़ जाएंगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो इसको कंटिन्यू जारी रखते हैं। देखिए, अगला जो है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुझे लगता है मुझे आज यहीं तक रिकॉर्ड करना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से मैं आपको पूरे एडुट एरिया का करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमारे पूछा जा सकता है, उसके अनुसार मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं, और थैंक यू।